नमस्कार बच्चों और दोस्तों। आज पंचतंत्र की तीसरी कहानी के साथ आप सबका सुनो कहानी में एक बार फिर स्वागत है। आपने कभी सोचा है दूर के ढोल सुहाने यह कहावत हिंदी में कब शुरू हुई होगी? नहीं ना? चलिए मैं बताती हूँ। एक बार एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। एक जीता, दूसरा हारा। सेनाएं अपने अपने नगरों को लौट गईं। बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया। उस ढोल को बजा बजा कर सेना के साथ गए भाट व चारण रात को वीरता की कहानियां सुनाते थे। युद्ध के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि जोरदार आंधी आई। आंधी के जोर में वह ढोल लुढ़कता पुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियां ढोल से इस तरह से सट गई थी कि तेज हवा चलते ही ढोल पर टकरा जाती थी और ढमाढम की गुंजायमान आवाज होती थी। उस क्षेत्र में एक सियार भी रहता था। उसने ढोल की ऐसी डरावनी आवाज सुनी। वह बड़ा भयभीत हुआ। ऐसी आवाज बोलते पहले उसने किसी जानवर को नहीं सुना था। वह सोचने लगा, यह कैसा जानवर है जो ऐसी जोरदार बोली बोलता है ढमाढम। सियार छिपकर ढोल को देखता रहता, यह जानने के लिए कि यह जीव उड़ने वाला है या चार टांगों पर दौड़ने वाला। एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छुपकर ढोल पर नजर रखे हुए था। तभी पेड़ से एक छोटी सी गिलहरी कूदकर ढोल पर उतरी। हल्की सी ढम की आवाज भी हुई। गिलहरी ढोल पर बैठी दाना कुतरती रही। तब सियार को समझ में आया और वह बड़बड़ाया, ओह, तो यह कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे भी डरना नहीं चाहिए था। सियार फूंक फूंक कर कदम रखता ढोल के निकट गया। उसे सूंघा। ढोल का उसे न कहीं सिर नजर आया न पैर। तभी हवा के झोंके से टहनियां ढोल से टकराई, ढम की आवाज हुई और सियार उछल कर पीछे जा गिरा। अब समझ आया। सियार उठने की कोशिश करता हुआ बोला, यह तो बाहर का खोल है, जीव इस खोल के अंदर है। आवाज बता रही है, जो कोई भी जीव इस खोल के भीतर रहता है वह मोटा ताजा होना चाहिए, चर्बी से भरा शरीर, तभी ये ढम ढम की जोरदार बोली बोलता है। अपनी मांद में घुसते ही सियार अपनी सियारिन को बोला, ओ सियारिन, दावत खाने के लिए तैयार हो जा, एक मोटे ताजे शिकार का पता लगा कर आया हूँ। सियारिन पूछने लगी, तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए? सियार ने उसे झिड़की दी, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। वह एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डाल उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वह दूसरे दरवाजे से भाग नहीं जाता। दोनों ने तय किया कि चांद निकलने पर गई रात वो दोनों उस शिकार को पकड़ने जाएंगे। हुआ भी ऐसा ही। चांद निकला, दोनों ढोल की ओर गए। जब वे निकट पहुंच ही रहे थे, फिर हवा से टहनियां ढोल पर टकराईं और ढम ढम की आवाज निकली। सियार सियारी के कान में बोला, सुनिए उसकी आवाज, जरा सोच, जिसकी आवाज ऐसी गहरी है वह खुद कितना मोटा ताजा होगा। दोनों ढोल को सीधा कर उसके दोनों ओर बैठ गए और लगे दांतों से ढोल के दोनों चमड़ी वाले भाग के किनारे फाड़ने। जैसे ही चमड़ियां कटने लगी, सियार बोला, होशियार रहना, एक साथ हाथ अंदर डालकर शिकार को दबोचना है। दोनों ने की आवाज के साथ हाथ ढोल के भीतर डाले और अंदर टटोलने लगे। अंदर कुछ होता तो पकड़ में आता। एक दूसरे के हाथ ही दोनों के हाथ लगे। दोनों चिल्लाए, हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, और वे माथा पीट कर रह गए। यह कहानी सुनने के बाद पिंगलक ने कहा, भाई मैं क्या करूं, जब मेरा पूरा परिवार और सभी साथी भयभीत होकर भागने पे तुले हैं तो अकेला मैं ही कैसे धैर्य से रह सकता हूँ। दमनक ने कहा, इसमें आपके सेवकों का क्या दोष है? जैसा मालिक करेगा वैसा ही सेवक करेंगे। तो भी आप तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं उस आवाज के विषय में ठीक ठीक पता न लगा लूं। पिंगलक ने आश्चर्य से पूछा,
क्या तुम वास्तव में वहां जाने की सोच रहे हो? दमनक ने जवाब दिया, स्वामी की आज्ञा से तो योग्य सेवक को किसी भी काम के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे उसे सांप के मुंह में हाथ ही क्यों न डालना पड़े या समुद्र ही पार क्यों न करना पड़े। राजाओं को चाहिए ऐसे ही सेवकों को अपने निकट रखें। पिंगलक ने कहा, अगर ऐसी बात है तो जाओ, भद्र तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। ऑल द बेस्ट बोलकर पिंगलक शेर ने दमनक को विदा किया और दमनक उसको प्रणाम करके आवाज की दिशा में चल पड़ा। पिंगलक को पछतावा होने लगा कि मैंने बेकार ही दमनक की बातों में आकर उसे अपने मन का भेद बता दिया। उसका क्या विश्वास, पहले ही उससे मंत्री पद छीना जा चुका है तो वह खिन्न तो है ही। बदला लेने के लिए यह भी तो हो सकता है कि दमनक लालच में आकर शत्रु से मिल जाए और बाद में घात लगाकर मुझको ही मरवा दे। खैर, अब तो एक ही रास्ता है, कहीं दूसरी जगह छिपकर दमनक के आने की प्रतीक्षा की जाए। उधर दमनक खोजते खोजते संजीवक के पास पहुंचा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। जिसके डर से सिंह की जान निकल रही थी वह तो मामूली सा बैल निकला। दमनक इस स्थिति से लाभ उठाने की सोचने लगा। अब तो इस बैल से संधि या विग्रह कुछ भी कर पिंगलक को सहज ही अपने वश में किया जा सकता है। यही सोचता सोचता वह लौटकर पिंगलक के पास पहुंचा। पिंगलक उसे आते देखकर संभल कर बैठ गया। दमनक ने पिंगलक को प्रणाम किया। पिंगलक ने पूछा, तुमने उस भयंकर प्राणी को देखा क्या? दमनक ने कहा, आपकी कृपा से मैं उसे देख आया हूं। पिंगलक को आश्चर्य हुआ। सच? पिंगलक ने अपनी झेप मिटाने के लिए कहा, तो फिर उस बलवान जंतु ने तुम्हें छोड़ कैसे दिया? शायद इसलिए कि बलवान लोग अपने समान बल वालों से ही शत्रुता करते हैं या मित्रता भी। कहाँ वह महाबली और कहाँ तुम जैसा तुच्छ विनम्र प्राणी। दमनक को यह कटाक्ष अच्छा नहीं लगा। मन का क्रोध छिपाकर कहा, ऐसा ही सही, वह सचमुच महान है, बलशाली है और मैं एकदम क्षुद्र और दीन प्राणी हूँ। तो भी यदि आप कहें तो मैं उसे भी लाकर आपकी सेवा में लगा सकता हूँ। पिंगलक ने चकित होकर कहा, सच कहते हो? ऐसा संभव है क्या? दमनक बोला, बुद्धिमानों के लिए कुछ भी संभव असंभव नहीं होता। तब पिंगलक ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं आज से ही तुमको अपना मंत्री नियुक्त करता हूँ। तुम्हें प्रजा पर दंड और पुरस्कार देने का अधिकार देता हूँ। पद और अधिकार पाकर प्रसन्न दमनक बड़ी शान से चलता हुआ संजीवक के पास पहुंचा और गुर्रा कर बोला, ओरे दुष्ट बैल, इधर आ, मेरे स्वामी पिंगलक तुझे बुला रहे हैं। इस प्रकार निशंक होकर हमारे इलाके में तुझे गरजने की हिम्मत कैसे हुई? संजीवक ने पूछा, यह पिंगलक कौन है भाई? दमनक ने जवाब दिया, अरे तू क्या वनराज सिंह पिंगलक को नहीं जानता? अभी तुझे पता चल जाएगा। वह देख, बरगद के पेड़ के नीचे अपने परिवार के साथ जो सिंह बैठा है वही हमारे स्वामी पिंगलक हैं। यह सुनकर संजीवक की तो कपकपी छूट गई। वह कातर स्वर में बोला, भाई तुम तो बहुत चतुर सुजान लगते हो। अपने स्वामी से मुझे माफी दिलवा दो तो मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। दमनक ने कहा, बात तो ठीक है तुम्हारी, अच्छा ठहरो, मैं अभी स्वामी से पूछ कर आता हूँ। वह पिंगलक के पास जाकर बोला, स्वामी वह कोई मामूली जंतु नहीं है, वह तो भगवान शंकर का बाण वृषभ है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि भगवान शंकर के आदेश से ही वह रोज यहाँ आकर यमुना के तट पर हरी हरी घास चरता है और इस वन में घूमा करता है। पिंगलक भयभीत होकर बोला, यह सच ही होगा, क्योंकि भगवान के कृपा के बिना घास चरने वाला यह प्राणी सर्पों से भरे इस जंगल में इस तरह गरजता हुआ बिना डरे घूम नहीं सकता। खैर यह बता कि वह अब कहता क्या है? दमनक बोला, मैंने उससे कह दिया है, यह वन भगवती दुर्गा के वाहन मेरे स्वामी पिंगलक सिंह के अधिकार में है, इसलिए उनके पास चलकर भाईचारे के साथ रहते हुए
इस वन में सुख से रहने की बात कर लो। मेरी बात सुनकर उसने आपसे मित्रता की याचना की है। पिंगलक बहुत खुश हुआ। वह प्रशंसा करते हुए बोला, मंत्रीवर, तुम धन्य हो। मैंने उसको अभय दान दिया, लेकिन तुम मुझे भी उससे अभय दान दिलाकर मेरे पास ले आओ। दमनक अपनी बुद्धि और भाग्य पर इतराता हुआ फिर संजीवक के पास पहुंचा। बोला, मित्र, मेरे स्वामी ने तुमको अभयदान दे दिया है, अब तुम निडर होकर मेरे साथ चलो। किंतु याद रहे, राजा का साथ पाकर तुम मुझसे अनुचित व्यवहार मत करना। कहीं घमंड में आकर मनमाना आचरण न करने लगना। मैं समयानुकूल ही शासन करूंगा। जब तुम अनुकूल रहोगे, मैं भी अनुकूल रहूंगा। अन्यथा मंत्री के पद पर तुम्हारे रहने से हम दोनों को राज्य लक्ष्मी का सुख मिलेगा। जो व्यक्ति अहंकार के कारण उत्तम, साधारण और नीच व्यक्तियों का उचित सम्मान नहीं करते, वे राजा का सम्मान पाने के बाद भी दंतिल की तरह दुख भोगते हैं। संजीवक ने पूछा, यह दंतिल कौन है? दमनक फिर से कथा सुनाने लगा। यहाँ यह कहानी समाप्त हुई। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? सबसे बड़ी बात, बड़ी बड़ी शेखी मारने वाले लोग भी ढोल की तरह अंदर से खोखले होते हैं। आपने देखा होगा, अन्यथा ही हम दूसरों के फेसबुक या व्हाट्सएप के स्टेटस देखकर अपने मन में हीन भावना का संचार करने लगते हैं। हम यह भी पता नहीं लगाते कि जो दिख रहा है उसके पीछे का सत्य क्या है, और हम अकारण ही अपने मन को दो पार्टों के बीच बांट लेते हैं और नाहक ही दुख भोगते रहते हैं। इसलिए आगे कभी भी आप किसी के महिमा मंडन से प्रभावित हों या आपको लगे वो आदमी या फलाना आदमी तो बहुत महान है, उसके पास ऐसी गाड़ी है, उसके पास ऐसा बंगला है, तो एक बार जरूर पता करने की कोशिश करें। क्या पता आपके भी मुंह से निकल जाए दूर के ढोल सुहाने। इस कड़ी में इतना ही। मुझे विश्वास है आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। साथ ही कहानी से मिली हुई सीख को मत भूलिएगा। कहानियाँ इसलिए महत्वपूर्ण होती हैं कि हमें जो वो जीवन कौशल सिखाती हैं, जो नैतिक मूल्य दे जाती हैं, कहानियों की वही सबसे बड़ी थाती है। इसके साथ ही नमस्कार। अगली कहानी के साथ मैं फिर हाजिर होंगी अपने प्रिय चैनल सुनो कहानी में। थैंक यू।